पहली और आज की तहलका अंगेज उस खबर से कि जिसने इस वक्त शहर में हलचल मचा दी है। और वो तहलका अंगेज खबर यह है कि सिंध हुकूमत इन्फोर्स कर रही थी, यानी कि ताकत के साथ इस बात को लागू कर रही थी कि हर एक पर नंबर प्लेट अजरक वाली होनी चाहिए। अब मामला यहां पर मैं आपको जो बताने वाला हूं, जरा कान खोलकर और जरा हिम्मत से सुनिएगा कि आगे मामला होने वाला क्या है। इस हवाले से जो बड़ा फैसला था वो ये था कि दर हकीकत एक बार कोड, एक कोड उसके अंदर चिपकाना था नंबर प्लेट पर, ताकि इससे पहचान हो सके कि ये बाइक और ये दोनों असली है या नहीं है। मामला उस बार कोड का था, लेकिन सिंध हुकूमत ने इसे फोर्सफुली ये किया कि उस बार कोड को रख दिया अजरक के अंदर कि जिससे ये पहचान हो सके, और अजरक को उन्होंने इन्फोर्स करने की कोशिश की। बकौल सिंध के बड़े कौम परस्त रहनुमा शाह के दर हकीकत ये नंबर प्लेट के बहाने से महाजरों और सिंधियों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, ये शाह ने यहां पर कहा था। और दर हकीकत सिंध के मसाइल से निगाह उठाने की बात की गई थी, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उन्होंने बरहरास्त इल्जाम आयद किया था। लेकिन अब इस सिलसिले में एक बड़ी और अहम खबर आई है, और बड़ी और तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं। आफाक अहमद साहब ने ऐलान किया है, अजरक या फिर पाकिस्तान का झंडा, दोनों में से क्या चूज करना है, ये बहुत ही अहम बात है। अब ये आफाक अहमद साहब ने क्या कहा है ये मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूं कि दोनों में से एक का इंतखाब होगा, अजरक या पाकिस्तान का झंडा। ये चलकर मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि उन्होंने क्या कहा है कि अजरक पर क्या बात होगी और उस पर क्या बात होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो तीन बड़ी अहम तहलका अंगेज खबरें देने वाला हूं। एमक्यूएम पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इजलास की, एमक्यूएम के एक बहुत बड़े इजलास की ऑडियो लीक हो गई है। उस ऑडियो लीक के अंदर एमक्यूएम के कारकुनान और जिम्मेदारान ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि एमक्यूएम के लोग, बाकायदा बड़े लोग, मंशियात फरोशों को सपोर्ट कर रहे हैं और उन लोगों को वहां बिठा रहे हैं मरकज के अंदर जो मंशियात फरोश है। आइए लीक ऑडियो सुनिए। मंशियात फरोश और जो आप बात करें मरकज पे बैठे हैं भाई, जो आपके वो है मौतिल साथी हैं, वो मरकज पे बैठे हैं, तस्वीरें बनी हुई है, सबको पता है। तो क्यों नहीं हो रहा एक्शन उन पर? ये जो प्रॉब्लम आई है इस वजह से है, बाकी कोई परेशान नहीं था। जब आए शुरू में सबने कोऑपरेट किया ना, साथ में सब लगे हुए थे, काम कर रहे थे आप लोग, अच्छा काम कर रहे थे। जब देखा गया वही चीज है जिसकी वजह से डिसॉल्व किया गया, 28 रुकनी 30 रुकनी सेट ऑफ फेडरल भी दिया था, फिर उन्हीं पे हाथ रख दिया गया। कैसे होगा? उनका सबको पता है ना, कोई छुपी भी तो बात नहीं है। आपने ये ऑडियो सुनी, ये मुझे मालूम है कि कहां पर ये गुफ्तगू हुई है। मेरे पास ये जो पूरी ऑडियो लीक है इसके तीनों बड़े हिस्से मौजूद हैं और इसमें पूरी तफसील के साथ उन इजलास की कार्रवाई मौजूद है कि जिसके अंदर बड़े बड़े नाम एमक्यूएम के मौजूद हैं, जो बाकायदा ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि एमक्यूएम के अंदर ग्रोहबंदियां इस हद तक बढ़ चुकी है कि सिर्फ एक जगह पर 10 यूनिट अलग काम कर रहे हैं, 3 यूनिट अलग काम कर रहे हैं, कहीं पर 3 यूनिट अलग काम कर रहे हैं, कहीं पर 7 यूनिट अलग काम कर रहे हैं, और उन सब में एमक्यूएम और पीएसपी का मर्जर हो जाने के बावजूद भी यूनिट्स इंटायरली डिफरेंट तौर पर काम कर रहे हैं। एक ऐसी ऑडियो लीक हुई है कि जो मेरे पास मुकम्मल तौर पर मौजूद है। लेकिन ये किस शख्स पर ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि कौन मंशियात फरोश और कौन एमक्यूएम के मरकज के अंदर बैठा हुआ है, ये अब हम आपको आगे चलकर अगले प्रोग्राम के अंदर बताऊंगा। लेकिन कोई चैलेंज मत कीजिएगा, ऑडियो असली है, मेरे पास नाम भी मौजूद है, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे और किस किस तरीके से मौजूद थे, सारी तफसीलात आपके सामने फिर कभी रखूंगा। लेकिन अभी ये सवाल है कि वो कौन मंशियात फरोश है और किस पर ये इल्जाम आयद किया गया है, ये एक बड़ी खबर है। आइए एक और बड़ी खबर की तरफ चलता हूं और उसके बाद मैं आपको तहलका अंगेज खबरें देने वाला हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि वजीर दाखिला ज़िया लंजार का, आपको याद होगा कि मोरो के पास एक मुजाहिरा हुआ था कि जिसमें ज़िया लंजार का घर नजर आतिश कर दिया गया था, और उसके बाद ये मामला बहुत ज्यादा चला था कि 2 अफराद को वहां पर गोलियां लगी थी और जिसके बाद वो हलाक हो गए थे, और उसके बाद की सूरत हाल वहां पर इंतहाई गंभीर रही थी। उस पर बाकायदा सिंध के वजीर इतलात जो हैं शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने एक बड़ी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था ये तमाम के तमाम लोग मुल्क गद्दार और दहशत गर्द हैं। अब मामला यह हुआ है कि नौशहरो फिरोज की मकामी अदालत के अंदर इनके लवाहिकीन गए हैं और उन्होंने कहा है कि 22A के तहत 18 लोगों को उन्होंने नामजद किया है, जिसमें ज़िया लंजार का नाम दिए कि उन्होंने दरख्वास्त दी है कि ज़िया लंजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए इन दोनों लोगों की हलाकत का या कत्ल का। यह एक बड़ी पेशरफ्त इस हवाले से कि ज़िया लंजार साहब इस वक्त वजीर दाखिला हैं, जो कह रहे वो आप कर सकते हैं, यानी कि बादशाह लोग हैं। अब उनके खिलाफ भी एक मुकदमे की तैयारी हो रही है, तो क्या नौशहरो फिरोज की अदालत इस बात का हुक्म दे सकती है कि 22A के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और फिर उस मुकदमे के अंदर ज़िया लंजार साहब का नाम शामिल होता है या नहीं होता है? सबकी नजरें इस खबर के अंदर है और हमारी नजर भी इस खबर पर है कि आखिर मामला हो क्या रहा है। आइए एक और बड़ी तहलका अंगेज खबर देता हूं आपको, और खबरें ही खबरें मेरे पास मौजूद हैं और इन सब खबरों को आगे चलकर मैं आपको बता रहा हूं। सिंध के एक साबिक गवर्नर को इस्लामाबाद की एक अदालत ने बुलाया है। सिंध के
के एक साबिक गवर्नर को इस्लामाबाद की अदालत ने कहा है कि इसको हर सूरत में गिरफ्तार कर कर कल तक लाया जाए। ये कौन सा गवर्नर है? जी जनाबे वाला, तहलका अंगेज खबर यह है कि यह गवर्नर का नाम है इमरान इस्माइल, पीटीआई के साबिक अहम रहनुमा, और वही जो कहते थे आई वो गाना गाया था इन्होंने, क्या था, आज तो शानी भी नहीं है, गायब है शानी भी, चलो खैर, वो गाना था ना, कौन सा था भाई मोहसिन, तब्दीली आई है, वही था ना, हाँ, आइए आइए तब्दीली आइए, वही गाना था, वो गाना भी उन्होंने गाया था। और उसके बाद जब 9 तारीख के वाकयात रूनुमा हुए तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मैं सब चीज़ों से अलग, उन्होंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी थी। मगर लग यूं रहा है कि जिस तेजी के साथ मैं आपको ये खबरें दे रहा था, आपको याद होगा मैं वो वाहिद शख्स था कि जिसने आपको ये कहा था कि आप देखिएगा कि जुलाई के आखिर और अगस्त के शुरू में तब बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं होंगी और उनको बुलाया जाएगा, उसमें से वो लोग भी कुछ शामिल होंगे जिन्होंने माफीनामे दिए हैं। अब मामला हुआ है कि इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट में मुबश्शिर हसन ने 12 को के मामले पर उनको बुलाया है और बाकायदा उनको यह कहा है कि इनको गिरफ्तार कर 24 तारीख तक इनको अदालत में पेश करने के लिए लाया जाए। अब तहरीक इंसाफ का एक बड़ा मामला दोबारा से यह शुरू हो गया है कि अब जब ये फैसले आने शुरू हुए तो जिन लोगों को रिहा किया जा रहा है उनके ऊपर तहरीक इंसाफ का एक हिस्सा खास तौर पर यह इल्जाम आयद कर रहा है कि सारे के सारे लोग एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। अब जिस तरीके से आज जो कल फैसला आया उसमें 10 लोगों को जहां सजा, 9 लोगों को जहां सजा दी गई, वहां एक शख्स को रिहा किया गया और रिहाई पाने वाले शख्स का नाम था शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी को शेरपाओ पुल हमले में जहां पर तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा यास्मीन राशिद साहिबा को सजा दी गई है 10 साल की, वहीं पर उन्हें रिहा किया गया है। किसे रिहा किया गया है? शाह महमूद कुरैशी को। अब शाह महमूद कुरैशी 2 साल से जेल में थे और आपने को मालूम होगा कि पिछले दिनों से कुछ खत भी लिख रहे थे। अब उन पर यह इल्जाम आयद किया जा रहा है कि क्या उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो चुकी है। अब जो तहरीक इंसाफ पर इस वक्त लोग काबिज हैं वो ये नहीं चाहते कि वो लोग जो जेलों में बंद हैं वो बाहर निकलकर उनकी क़यादत करें। जब आज ये सवाल सलमान अकरम राजा से पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए ये बहुत मुश्किल है कि वो बाहर आते हैं कि नहीं आते हैं और ये वो क़यादत करेंगे या नहीं करेंगे। जाहिर है शाह महमूद कुरैशी बाहर आएंगे तो फिर मसला होगा। अब जो लोग बाहर हैं वो ये शाह महमूद कुरैशी पर ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी, अच्छा एक आदमी 2 साल से जेल के अंदर मौजूद है और अगर इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती तो ये इमरान इस्माइल की तरह, अली जैदी की तरह कर बाहर आ जाते। अब आज देखिए कि अपने ही लोगों पर ये एस्टैब्लिशमेंट के लोगों का इल्जाम आयद किया जा रहा है। अब एक बड़ा मसला यह हुआ है कि हम्माद अजहर के वालिद का कल इंतकाल हुआ, मियां अजहर का। हम्माद अजहर वो आदमी है कि जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो उन तमाम वाकयात के अंदर बराह रास्त, आपको याद होगा वो बाकायदा लीड कर रहे थे 9 मई के वाकयात में, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। आज बाकायदा वो अपने वालिद के जनाजे में शामिल होते हैं और बिल्कुल उनको इजाजत होनी चाहिए जनाजे में, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक। क्यों नहीं किया गया? अब मामला यही हो रहा है कि तहरीक इंसाफ इस बात के चक्कर में कि कौन एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है और कौन एस्टैब्लिशमेंट का आदमी नहीं है, कौन कहां का है। एक जमाने में ये सारा सिलसिला एनकेएम के साथ भी होता था। एनकेएम में तो वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि कौन किसकी तरफ और कहां पर खड़ा हुआ है, लेकिन उस जमाने में एनकेएम के साथ भी ये बड़ा मामला होता था। अब आइए एक और बड़ी खबर की तरफ चलता हूं और बड़ी खबर आपको देने वाला हूं, उसको जरा सा देखिए। ये साहब कौन है, ये तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर आपको बहुत कुछ आगे चलकर बताने वाला हूं मैं और बहुत ही अहम खबर आपको मैं देने वाला हूं। जरा सा गौर से इस तस्वीर को देखिए और इसको समझिएगा। ये पाकिस्तानी नहीं है बल्कि ये एक लंदन का यानी यूके का बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट और चेस्ट के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है कि जिसका नाम है डॉक्टर डेविड लिप्किन। आप कह रहे होंगे अनीस भाई क्या हो गया, आप कहां की खबर क्या दे रहे हैं, कौन है ये डॉक्टर डेविड लिप्किन, कौन है ये डॉक्टर डेविड लिप्किन? यही तो आज की बड़ी खबर है कि ये डॉक्टर डेविड लिप्किन का अल्ताफ हुसैन साहब से क्या ताल्लुक है और क्या मामला बन रहा है। ये डॉक्टर डेविड लिप्किन है कि जो कि इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब के को चेक कर रहे हैं और बाकायदा उनके स्पेशलिस्ट हैं कि जो उनकी सारी सूरत हाल की रिपोर्ट को मॉनिटर कर रहे हैं और इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब डॉक्टर डेविड लिप्किन के पेशेंट हैं। तो मैं ये सारा जिक्र क्यों कर रहा हूं, इस तस्वीर पे बात मैं क्यों कर रहा हूं, इन साहब पे बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब अल्ताफ हुसैन साहब को आज से 14-15 दिन पहले सांस का मसला हुआ तो उनको जो लाया गया हॉस्पिटल के अंदर, वहां पर डेविड लिप्किन ही ने उनका केस लिया था और उसके बाद वही उनको मुसलसल चेक कर रहे हैं। तो आखिर रिपोर्ट्स क्या हैं और क्या मामला है? इन्हें सांस में प्रॉब्लम था, चेस्ट का इंफेक्शन था और उसके साथ हार्ट का भी प्रॉब्लम था। इसीलिए हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर डेविड लिप्किन को इस हवाले से रखा गया था। डॉक्टर डेविड लिप्किन ने जो रिपोर्ट्स दी है पिछले 2 दिनों के अंदर वो बहुत ही अहम है। उस अहम रिपोर्ट में सबसे पहला उनसे जो हमारे पास हासिल हुआ है, जो हमें मालूमात हासिल हुई है, उसके मुताबिक अब इनका चेस्ट का, अल्ताफ हुसैन साहब के जो चेस्ट का इंफेक्शन था जिससे उन्हें सांस लेने का मसला हो रहा था, उसके बाद से अब उनकी रिपोर्ट के बाद उनकी जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जा रही थी उसे हटा दिया गया है और अब वो बाकायदा नॉर्मल फील कर रहे हैं।
डॉक्टर जावेद लपकिन की ही रिपोर्ट के मुताबिक अब उनका दिल भी काफ़ी बेहतर तौर पर काम कर रहा है और वो हल्की हल्की चहलकदमी कर सकते हैं। डॉक्टर जावेद लपकिन की रिपोर्ट्स कुछ हमारे सामने आई है, वो मैं आपको फिर कभी मंजर पर अगर वक्त हुआ जो बातें हुई हैं वो फिर कभी आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। लेकिन इस वक्त डॉक्टर जावेद लपकिन का कहना यह है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब कदरे बेहतर हो रहे हैं और अगले एक आध हफ्ते में उनकी तबीयत, अगर 3-4 दिन का उन्होंने वैसे वक्त दिया, लेकिन 4-5 दिन के अंदर अगर उनकी तबीयत बेहतर होती है और वो नॉर्मल सांस लेने में, चहलकदमी करने में, मूवमेंट में अगर बेहतर महसूस करते हैं तो उन्हें फिर हॉस्पिटल से फारिग किया जा सकता है। लेकिन ताहाल अभी तक ये डॉक्टर जावेद लपकिन ही सारे मामले को देख रहे हैं। आगे अगली बड़ी खबर की तरफ चलता हूं। खबरें हमारे पास। एक सुप्रिटेंडेंट है सिंध ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स समझते हैं, इंसानी हुकूक का तर्जुमान, यानी इंसानी हुकूक के हवाले से बात करना। जरा इस सूबे के अंदर इंसानी हुकूक की सूरत हाल देखिए, जिसका नाम है सिंध। अब सुप्रिटेंडेंट है सिंध ह्यूमन राइट्स का, उसका नाम है ज़हीर अहमद। क्या नाम है भाइयों दोस्तों? अब आप कहेंगे क्या खबर दे रहा हूं मैं। हुआ यह कि इन पर एक शख्स ने इल्जाम आयद किया है और उसका नाम है सनाउल्लाह। और सनाउल्लाह ने कहा है कि ज़हीर ने उसके साथ करोड़ों रुपए का लोगों को कहा कि मैं तुम्हें फलां जगह नौकरी दिला दूंगा, फलां जगह नौकरी दिला दूंगा। और उस हवाले से सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक बाकायदा खत लिखा है कि कहा है कि जनाब यहाँ पर नौकरियां बिक रही हैं और आपके ही जो सुप्रिटेंडेंट है वो नौकरियों को बेच रहे हैं। सनाउल्लाह नामी शख्स ने वहां पर एक लेटर लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जरा सा इस बात को भी देखिए। एक और खबर और उसके 3 खबर हैं मेरे पास और उसके बाद आगे चलते हैं। एक और बहुत अहम खबर यह है कि कराची शहर के अंदर बच्चों को अगवा करने वाला एक गिरोह पकड़ा गया है। अब वो बच्चों को अगवा किस तरीके से करता है, कैसे अगवा करता है, और एक शख्स जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था वो कैसे उसने पकड़ा है, ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये स्टोरी आप हमारे एक और चैनल पर देख सकेंगे और उसका लिंक मैं दे रहा हूं। सीन नाम का चैनल है, उसका लिंक हम नीचे दे रहे हैं। ये स्टोरी आप वहां पर मुकम्मल तौर पर देख सकेंगे कि आखिर किस तरीके से बच्चों को अगवा किया जा रहा है और क्या मामला आ रहे हैं। आइए एक और गुफ्तगू की तरफ चलते हैं और अगली खबर आपको और इंपॉर्टेंट खबर की तरफ देकर चलता हूं। इंपॉर्टेंट बड़ी खबर यह है कि जो मैं आपसे शुरू में मैंने जिक्र किया था कि मामला क्या है, अजरक वर्सेस पाकिस्तान का झंडा। आज आफाक अहमद साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगता यूं है कि बाकायदा मामला शुरू हो गया। उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की और हम अपनी जगह और अपनी ज़मीन बाकायदा लेकर आए थे और ये जो जगह है ये हमारी है। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये बात कही है कि जनाब हमारा अपना एक कल्चर है और ज़बरदस्ती यहाँ के शहरी इलाकों के अंदर महाजिरों को मजबूर किया जा रहा है कि उन्हें दूसरों का कल्चर अपनाया जाए और अपना कल्चर छोड़ा जाए। इस हवाले से ज़बरदस्ती सिर्फ अपनी नाअहली को छुपाने के लिए सिंध में अजरक का कार्ड खेला जा रहा है। इस वक्त नवाब शाह से लेकर आप कश्मीर तक जाइए तो सिंध हुकूमत बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है और वो ज़बरदस्ती महाजिरों पर अजरक लागू कर सिंधी आवाम को ये बताना चाहती है कि जनाब हम आपके साथ कितने मुखलस है। दरहकीकत उन्होंने कोई काम नहीं किया है, उस काम को इस तरीके से वो कैश कर रही है। अब हमारे पास 2 सवाल हैं। आफाक अहमद साहब क्या कहना है? उन्होंने कहा जो बार कोड है उस बार कोड को हम नहीं छेड़ेंगे, बल्कि जो बार कोड है जिसके जरिए आप उस गाड़ी की असलियत को पहचान सकते हैं कि गाड़ी और नंबर प्लेट सही है या नहीं है, उसे नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन अब अजरक की जगह पर पाकिस्तान का झंडा लगाया जाएगा। और अब उन्होंने कहा है कि एक तरफ अजरक किया पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ हैं और हर तौर पर साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अजरक के नाम पर सियासत नहीं करने दी जाएगी और तमाम लोग कराची, हैदराबाद और तमाम पूरे सिंध के लोग उस बार कोड को ना छेड़े और अब अजरक की जगह पर पाकिस्तान का झंडा लगाएं। अब होगा क्या? सुनिएगा, बड़ी और सी बात बता रहा हूं आपको, मैं बड़ी अहम नुक्ता बता रहा हूं। आफाक अहमद साहब ने यानी कि वाज़ेह तौर पर यह अनाउंसमेंट किया है कि अब अजरक की जगह पर पाकिस्तान का झंडा लगाया जाए। और अगर उन्होंने कहा है कि किसी ने भी हमें पाकिस्तान का झंडा लगाने से रोका, खबर यह है अगर किसी ने भी पाकिस्तान का झंडा लगाने से रोका तो फिर हालात की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। यानी कि अजरक की जगह पर पाकिस्तान का झंडा लगाया जाए तो एक तरफ अजरक एक तरफ पाकिस्तान का झंडा। यह सूरत हाल आगे चलकर किस हद तक कशीदा हो सकती है? सिंध हुकूमत का जो खास तौर पर पाकिस्तान की पार्टी अजरक कार्ड खेलना चाह रही थी उस पर अब किस हद तक असरअंदाज हो सकता है यह आगे चलकर वक्त बताएगा। लेकिन इससे सूरत हाल किस तरफ जाएगी, ये एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है और बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सामने आई है। अजरक वाली नंबर प्लेट है, इसके ऊपर पाकिस्तानी परचम आवेदन करना है। मैं अपनी आवाम से भी कहता हूँ, इस शहर के लोगों से भी, कि अगर कोई सिंधी अजरक वाली नंबर प्लेट कैरी करना चाहता है, उसमें कोई तब्दीली करना नहीं चाहता, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए आवाम को कि वह अजरक ख़त्म करके पाकिस्तानी परचम इसके ऊपर आवेदन करे। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी परचम लगाकर नंबर प्लेट के साथ मोटरसाइकिल हो या कार अगर वो इस शहर की सड़कों पर आती है तो हुकूमत से भी मेरी दरख्वास्त है कि फिर वो उसको रोके नहीं। इस बुनियाद पर चालान नहीं होना चाहिए कि उसने अजरक की जगह पाकिस्तानी परचम अपनी नंबर प्लेट के ऊपर लगाया, इसलिए कि बार कोड को अगर नहीं छेड़ रहे और उस बार कोड को आप ये कहते हैं कि हमने सिक्योरिटी के हवाले से बार कोड लगाया ताकि हम यहाँ जराइम को रोक सकें, तुम जराइम को कैसे रोकोगे?
गैर मुकामी लोग यहाँ आके आबाद हुए हुए हैं, रिश्तेदारों के आगे पनाह लेते हैं और यहाँ डकैतियाँ करके पैसे लेके चले जाते हैं। जब उन आबादियों में तुम्हारी रसाई नहीं है तो इस बार कोड से किसको ट्रेस करोगे? इस बार कोड से कहाँ आप क्राइम कंट्रोल करोगे? बार कोड का बहाना है। इसके बावजूद मैंने कहा है कि अगर कोई बार कोड को नहीं छेड़ता तो अजरक बार कोड नहीं है। अजरक की जगह अगर कोई पाकिस्तानी परचम लगाकर मोटरसाइकिल या गाड़ी पे निकलता है, उसको रोका तो फिर महाजर कौमी मूवमेंट एहतजाजी तहरीक आग रखती है और अवाम के साथ मिलकर हम मरहलावार एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। एक अहम नुक्ता, उसके बाद अगली तरफ आइए। इस वक्त खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर शर्जील इनाम निमन साहब ने कड़ी तनकीद की है एमक्यूएम पर, और उन्होंने ये कहा है कि अब एमक्यूएम की क्या पोजीशन है और एमक्यूएम की दरहकीकत हकीकत क्या है, वो सब आवाम को मालूम है कि अब एमक्यूएम बची ही कहाँ है। ये कहा है शर्जील इनाम निमन ने। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम क्या जवाब देगी, इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि इस वक्त तो एमक्यूएम की आला क़यादत खामोशी इख्तियार की हुई है। और इस वक्त आपको मालूम है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब तो हाय 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 इस वक्त से इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, और जितनी तारीफ़ें उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की है, मैं तो सोच रहा हूँ पता नहीं उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब की कभी इतनी तारीफ़ें की नहीं की है।